अब दो होना चाहिए। एकल परिवर्तन हम देख लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं द्विपरिवर्तन, यानी कि दो बार परिवर्तन। तो दो बार परिवर्तन मतलब, चल दो बार परिवर्तन का मतलब देखता हूँ, पहले बना लेते हैं। एक हुआ और दो मिरर है और इस तरीके से क्या क्या दिया गया है, इसको एक दूसरे से सजा दिया गया है थीटा कोण। कितना कोण भाई? थीटा कोण। अब कह रहा है कि जब सूर्य की किरण इस पर आया टकराया होगा ऐसे, और यहां से टकराने से देखिए आपके कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है ना। अग्लम खींच लो, अग्लम खींच रहे हैं तो कुछ दूसरा कलर से लेते हैं, ठीक है, ये अग्लम मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहां से टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, कुछ आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हुए इस तरह से निकलेगा। ये ऐसे निकलेगा, है कि नहीं। अब लंब अगर देखें तो यहाँ का लंब ऐसा होगा, तो ये इसका लंब हुआ, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो फाइनली किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। जाना चाहिए था इस दिशा में, जा रहा है इस दिशा में। विचलन कितना हुआ सर? विचलन कितना हो गया, बोलिए समझ में आया? जाना चाहिए था किधर, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा रहा है कैसे, ऐसे ऊपर में। तो ये हुआ विचलन। तो जब दो बार परिवर्तन हो, ठीक है, तो विचलन कोण बराबर कितना होगा? इस पूरा का होता है 360 डिग्री। अगर ये पूरा देखें तो ये होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में से अगर इस वैल्यू को हटाते तो हो जाएगा, एक थीटा होता है तो ये वैल्यू होता है 2 थीटा, है ना। तो विचलन कोण कितना होता है, याद रखना, दो परिवर्तन के बाद 360 डिग्री माइनस 2 थीटा का होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से कितना 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परिवर्तन होकर दूसरे पर परिवर्तित होती है। इसके परिणाम स्वरूप विचलन कितना होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। बस इधर कुछ इसी तरह से बनेगा। कितना डिग्री पे झुके हुए हैं दूसरे से? 60 डिग्री पे। फिगर बनाना जरूरी है, याद है। यहाँ पे दो परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो विचलन बराबर क्या होता है? 360 माइनस 2 थीटा। तो 60 कितना होगा? 120। तो कितना आ जाएगा? 240। तो विचलन कितना होगा? 240। किन्हीं दो समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ठीक है, दो समतल दर्पण के बीच में कितना कोण होना चाहिए जिससे किसी भी आपतन कोण के लिए आपतित किरण व दोनों दर्पण से परिवर्तन किरण एक दूसरे क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर रहने के लिए कहा है। एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण इस पे पड़े, है ना, तो आपतित किरण ये हुआ, तो परावर्तित किरण क्या होना चाहिए? ये परिवर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या रहे? समांतर है। इसका मतलब इस पे पड़ा होगा तो ऐसे गया होगा, और इससे जाने के बाद ऐसे गया होगा। यही कहना चाह रहा है ये। देखिए इन्हीं दो समतल दर्पण ले लिए के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? ये कोण आपसे पूछ रहा है, कितना डिग्री का कोण होना चाहिए जिससे किसी भी आपतन कोण के लिए, यह है आपतन कोण के लिए, आपतित किरण व दोनों दर्पण से परिवर्तित किरण एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के क्या है? समांतर है। यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डेल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या होता है? 2 थीटा होता है। तो एक दूसरे के समांतर है, इसका मतलब विचलन कितना डिग्री का हुआ बताओ? 180। अरे नहीं हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो विचलन कितना हुआ? श्योर है कि नहीं, ये बताइए। विचलन 180 का हुआ, इस श्योर है कि नहीं? एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो ये देखो तो एक रेखा नहीं है, विचलन एक दूसरे के समांतर है, मतलब एक इधर से जा रहा है तो दूसरा किधर से जा रहा है? इधर से जा रहा है। कितना डिग्री का कोण बना है दोनों के बीच में? 180 डिग्री का कोण बना है। तो विचलन कितना हो गया? 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस कितना थीटा? 2 थीटा। अब इसको एक तरफ करें, 2 थीटा बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। प्रकाश तरंग का आंतरिक सतह पर हवा से कांच में परिवर्तन होता है, तो परावर्तित तरंग की कला में कितना परिवर्तन होता है? पाई, ठीक है, पहले तो बताए हैं कि पाई परिवर्तन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर, प्रश्न संख्या है 12, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतित होती है, इसका विचलन बताइए कितना होगा? बता सकते हैं? एक ही विचलन है कि दो विचलन है? एक विचलन है। तो एक विचलन के लिए सूत्र बताइए।
180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो 30 कितना हो गया 60। 60 घटा देंगे 180 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बिल्कुल सही 120 डिग्री। विकर्ण कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 30 में 60 बराबर कितना डिग्री 120 डिग्री। अब झुके हुए समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। अब हम लोग को प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है। दो दर्पण एक दूसरे से झुके हुए हैं, कोई कोण पर झुके हुए हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 होता है। प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा देखिए, दो दर्पण तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा। तो n बराबर हम अभी बताए थे 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 है ना। अब यहाँ पे देखिए n बराबर कितना है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, ये प्रतिबिंबों की संख्या निकला। अब 360 डिग्री बटे थीटा दो चीज में आ सकता है, या तो सम संख्या आएगा या तो सम संख्या आएगा या फिर विषम संख्या आएगा। विषम संख्या आएगा ठीक है। जब सम संख्या आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या मानेंगे n बराबर क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, यानी कि 360 डिग्री बटे थीटा, यानी कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो कितना आएगा 4। थीटा बराबर कितना आया 4, सॉरी 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना आएगा 4। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना निकल जाएगी 3। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यदि दोनों दर्पणों के बीच में कितना एंगल थीटा एंगल होगा, थीटा बराबर कितना डिग्री, तो मान लेते हैं हम 90 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा n बराबर 360 डिग्री बटे कितना 90 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा तो कितना 3। अब कह रहे हैं कि 360 डिग्री बटे थीटा बराबर कितना आना चाहिए विषम। ठीक है, अगर विषम आता है तो इसके दो कंडीशन होंगे। जब वस्तु कहां पर रखा जाए सममित अवस्था में रखा जाए, मतलब दोनों से समान दूरी पर रखा जाए है ना, और दूसरा है असममित अवस्था में रखा जाए। तो पहला है सममित और दूसरा है असममित। सममित अवस्था समझ रहे हैं ना, ये दो दर्पण है एक दूसरे से कितना डिग्री पर है थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो इसको आधा करेंगे है ना। तो इस बिंदु पर कहीं पर रखते हैं तो सममित अवस्था होगा, इसके अलावा कहीं पर रखेंगे असममित अवस्था होगा। तो जब सममित अवस्था आएगा तो ऐसी स्थिति में n बराबर कितना होगा 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, और असममित अवस्था रहेगा तो n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। मान लिया जाए अगर प्रश्न में ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि सममित में है कि असममित में है, तो ऐसी स्थिति में क्या मान लिया जाता है सममित। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना डिग्री, अगर 72 डिग्री लेते हैं तो 360 बटे 72 करेंगे तो कितना आएगा 5। 360 डिग्री बटे थीटा बराबर क्या है विषम संख्या आ गया। तो जब विषम संख्या आ गया तो 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। बताइए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 360 डिग्री हाँ सम संख्या कहाँ आया 5 क्या है विषम संख्या है। आपको दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री पर झुके हुए हैं, दोनों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बता सकते हैं क्या। 72 डिग्री पे है, बताओ। हाँ जी 72 डिग्री पर झुका हुआ है, हाँ दोनों के बीच अरे 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, तो 360 डिग्री बटे 72 4 5 हो जाता है ना, 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4, आंसर हो जाएगा 4। 28 क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को कितना कोण पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, n की संख्या कितना प्राप्त करना है 3, प्रतिबिंब की संख्या 3। तो n बराबर क्या होता है फॉर्मूला 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। अब या तो थीटा का मान दिया हुआ होगा या तो n का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपकी n का मान दिया हुआ है, प्रतिबिंबों की संख्या कितना 3। तो 3 बराबर क्या लिखेंगे 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। 4 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। हो गया सर, बोलो समझ में आ रहा है। चलिए इसको बनाइए, दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री का कोण पर कोण बनाते हैं। ठीक है, इनके मध्य एक वस्तु रख दी जाती है, तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या कौन बताएंगे। n बराबर क्या होगा 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। तो 360 बटे कितना हो जाएगा 45 माइनस 1, कितना बार में कटेगा 8 बार में, आंसर कितना होगा 7। बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक नोट्स में पूरा आपको दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, बता चुके हैं प्रश्न, ये भी प्रश्न बता चुके हैं, ये भी प्रश्न बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं अभी। ठीक है, जब वस्तु सममित हो तब 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। ये सब पूरा बताया हुआ है, ठीक है ना।
जब वस्तु सममित अवस्था हो तो 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, और असममित अवस्था हो तो 360 डिग्री बटे थीटा। ठीक है, असममित है, ये अल्फा है, ये बीटा है, कौन दोनों क्या है, अलग अलग है कहीं पर भी। ठीक है, तो ये पूरा बताया हुआ है। जब दोनों पैरेलल हो, समांतर हो, तो थीटा कितना डिग्री का होगा, 0 का। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत। ये सब बताया हुआ है ना। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई एक वस्तु को रख लेते हैं हम, ठीक है। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा, मान लिया कि d मीटर की दूरी पर वस्तु है, तो कर लेते हैं और इसको भी पेस्ट कर देते हैं। प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर बनेगा, d मीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण की ओर यदि v गति से ही चलेगा तो ये भी कितना गति से चलेगा, v गति से। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर वस्तु v गति से चलेगा तो प्रतिबिंब भी v गति से दर्पण की ओर आएगा। क्लियर है ना। तो सापेक्ष गति क्या होगा, 2v, v इसका और v इसका। आपको कैसा प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब जो है 2v गति से हमारी ओर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक आप चले, यहां से यहां तक 10 मीटर है और यहां से यहां भी कितना मीटर है, 10 मीटर है। अगर हम यहां से यहां तक 5 मीटर चले तो प्रतिबिंब भी इधर से इधर 5 मीटर चले जाएगा, है ना। अब यहां से यहां तक शुरू में दूरी कितना था, 20 था। अब कितना हो गया, 1 सेकंड में 5 और 5 कितना घट गया, 10 घट गया ना। तो आपको बढ़े कितना, 5, लेकिन प्रतिबिंब कितना घट गया, 10। समझ में आया, दूरी 10 घट गया। इसका मतलब अगर हम दर्पण की ओर कितना तेज से, v गति से अगर हम ट्रेवल करते हैं तो सापेक्ष गति कितना होना चाहिए, 2v गति से। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण की ओर आ रहा है प्रतिबिंब हमारा। अगर आप दूर जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि 2v गति से दर्पण से दूर जा रहा है। बताइए, समझ में आ गया। अब अगला सवाल है कि आप जो है एक किसी भी वस्तु का आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। जैसे मेरा हाइट अगर 5 फीट 10 इंच है, तो आप बताइए कि मेरा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मेरी ऊंचाई का आधा, अगर h मीटर का है तो h/2 होना चाहिए। बोले समझ में आया। यानी कि 10 मीटर का वस्तु है तो 5 मीटर का मिरर होना चाहिए, तब जाके उसको क्या होगा, कंप्लीट दिखाई देगा, अपना पूरा फेस दिखाई देगा। बोलिए क्लियर हुआ ये चीज। तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे, देख लीजिए। जब कोई वस्तु u चाल से समतल दर्पण की ओर या समतल दर्पण से दूर गति कर रहा है तो उसका प्रतिबिंब भी u चाल से दर्पण की ओर या दूर गति करता है। परंतु वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की आपेक्षिक चाल कितना होगी, 2u नहीं होगा। अगर v है तो v होगा, और क्या, u लिखा हुआ है तो u है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2u यदि समतल दर्पण u चाल से स्थिर वस्तु की ओर गति करता है, कोई भी समतल दर्पण है ना, मान लिया जाए कि ये एक समतल दर्पण है, मान लो मान लीजिए समतल दर्पण है। हम कोई वस्तु हैं लेकिन दर्पण ही हमारी ओर आ रहा है ना। अब हम नहीं जा रहे हैं, दर्पण हमारी ओर आ रहा है, कितना गति से, u गति से। या तो आपकी तरफ आएगा या तो आपसे दूर जाएगा। यदि आपकी ओर आएगा चाहे आपसे दूर जाएगा तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की चाल कितना होगी, 2u। जैसे वो तो आया 5 मीटर, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी भी 5 मीटर घट जाएगा, वस्तु की दूरी भी 5 मीटर घट जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 10। तो ध्यान रखिएगा, जब समतल दर्पण u चाल से स्थिर वस्तु की ओर गति करता है तो प्रतिबिंब 2u गति से चाल से गति करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, h ऊंचाई के एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। क्लियर। एक व्यक्ति एक कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहता है। तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार का कितना होना चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, हाँ एक चीज और, व्यक्ति कमरे के बीच में कहाँ होना चाहिए, मध्य में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होना चाहिए। एक ये कमरा है, बस व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसको ये पीछे वाला दीवार पूरा देखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए मिरर कितना बड़ा होना चाहिए। तो मिरर जो होना चाहिए, अगर 30 मीटर का है तो मिरर कितना मीटर का होना चाहिए, 10 मीटर का होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, अच्छा किसका इमेज देखना है, तो इस दीवार का इमेज देखना है, ये पूरा इमेज देखना है। व्यक्ति कहाँ खड़ा होना चाहिए, ठीक हाँ कमरा के ठीक बीच में खड़ा होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो बना। एक h ऊंचाई के मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए कम से कम उसकी ऊंचाई दर्पण, तो कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए, h/2। 29 के आंसर बना सकते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है। व्यक्ति की सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, व्यक्ति के सापेक्ष पूछ रहा है,
30 होगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए समझ में आया? तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकेंड। 30 मीटर प्रति सेकेंड। बनाइए किसी स्थिर समतल दर्पण के सामने कोई प्रेक्षक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण से दूर जा रहा है। बताना है तब प्रेक्षक के सापेक्ष इसके प्रतिबिंब का वेग होगा कितना? 6 × 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? की बोलेंगे एक मनुष्य 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? प्रतिबिंब की चाल पूछ रहा है। चलिए बोलिए 15 होगा कि 30 होगा? हाँ, एक मनुष्य 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर दौड़ता है। इसके प्रतिबिंब की चाल कितनी है? सेम तो होगा जितना वस्तु की चाल होगा। अच्छा वस्तु के सापेक्ष थोड़ी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की चाल पूछ रहा है। प्रतिबिंब भी उतना ही गति से गति करेगा। प्रश्न संख्या कितना है? 22 ना? ठीक है। बी 15 है ना होगा वो। अभी तो बताए हैं कि अगर भी गति से इधर चल रहा है तो भी गति से प्रतिबिंब भी चलेगा, लेकिन वस्तु के सापेक्ष इसके सापेक्ष कितना चलेगा? तो 2 की। प्रतिबिंब तो उतना ही चलेगा जितना आप चलेंगे उतना ही उधर से भी चलेगा, लेकिन आपके सापेक्ष कहेगा कितना आपको दिख रहा है तो आपको 2 भी दिखेगा, क्योंकि आपका भी गति दिखेगा उसका भी गति दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 भी तो 15 हो जाएगा। चलिए ठीक है। एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? नहीं समझे? देखिए एक समतल दर्पण है, वस्तु कितना दूरी पर है? 0.5। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर होगा? 0.5। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.5 + 0.5 कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। यही आंसर हो गया। 25 तो बता चुके हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है। व्यक्ति के सापेक्ष, अब व्यक्ति के सापेक्ष कर रहा है। प्रतिबिंब की चाल 15 × 30। अब 30 होगा। अब समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आ गया? देखिए नोट्स में भी आपको पूरा इक्वेशन दिया हुआ है ना? स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ से। अब हमारा